आज का दिन एक बहुत ही शुभ दिन है। ये दिन बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। हमारे वीर शहीद ठाकुर सिंह जी के घर की पवित्र मिट्टी लेने आए सभी अतिथिगण जसपुर ब्लॉक के हमारे गौरवशाली आर्मी परिवार, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी व उपस्थित महिलाओं और यहाँ पर पहुंची मीडिया को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद। सड़क पर जिसने वतन को अपनी पहचान पर दे दी, ऊंचाई अपनी कुर्बानी को आसमान तक दे दी। कहो कैसे उतारेंगे काज आप और हम ऐसे शहीदों का वतन के वास्ते जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिन बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। शहीदों की शहीद स्थल पर हर वर्ष उनकी याद में ऐसे ही लगेंगे मेले। वतन पर मरने वालों का ऐसा ही स्वागत होता है, ऐसा ही स्वागत होता रहेगा। हमारे वीर शहीद ठाकुर सिंह कारगिल के वो हीरो थे जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए 24 नवंबर 2009 को अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमारे भारत के इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। उनकी बटालियन 218 मीडियम रेजिमेंट थी। मैं उनकी माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी को नमन करता हूं कि जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। नमन करता हूं मैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी जी को, जो शहीद ठाकुर सिंह के परिवार का पालन पोषण अच्छे प्रकार से कर रही हैं। मैं एसडीएम मैडम जसपुर सीमा विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि वे शहीद ठाकुर सिंह जी की धर्मपत्नी मिसेज अंजू देवी जी का विशेष ध्यान रखें और यहाँ पर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनके लिए सबसे पहल का दर्जा दें। हमारे वीर शहीद ठाकुर जी कहते थे, यदि कोई हमसे दूध मांगे तो हम उसे खीर देंगे, यदि किसी ने मेरी भारत माता की ओर देखा तो उसे हम चीर देंगे। मैं 13 नवंबर 2021 को जब शहीद ठाकुर सिंह जी के घर पर पहली बार आया तो मैंने शहीद ठाकुर सिंह जी की समाधि पर गया। मैंने देखा कि हमारे जसपुर ब्लॉक में एक ही शहीद हैं और उनकी समाधि की हालत ठीक नहीं है। मैं आज यहाँ हम सभी आर्मी परिवार आज यहाँ पर आप सभी के सामने कह रहे हैं कि शहीद ठाकुर सिंह की समाधि 1 साल के अंदर आले दर्जे की समाधि होगी और जसपुर ब्लॉक के गौरवशाली आर्मी परिवार वाले यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को शहीद ठाकुर सिंह जी की समाधि पर अपना तिरंगा फहराएंगे और मुन्नी वाला गांव एक दिन मुन्नी वाले गांव के नाम से नहीं जाने जाएगा, ये ठाकुर शहीद सिंह के नाम से जाना जाएगा। और झुककर करे नमन शहीद ठाकुर जी को, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब हैं शहीद ठाकुर सिंह जी जिनका भाई देश के काम आता है। अभी एक आर्मी जो लाइफ है वो बहुत ही दुख भरी होती है। सबको अच्छा लगता है आर्मी वाला जब एक वर्दी पहन के निकलता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी एक दिन ये वर्दी पहनूं, लेकिन इस नाम को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके जितने भी विचारधाराएं हैं, हमारे जो गौरवशाली परिवार है, आप उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।
कैप्टन अब्दुल हबीब साहब से विनती करता हूं कि वे यहाँ पर आकर अपने कुछ विचार रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी को जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा एकत्रित होने की वजह हमें अपने शहीद ठाकुर सिंह जी की याद में उनकी मिट्टी यहाँ से लेके जानी है, इसी उसमें हम उपस्थित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज इतने लोग हमारे शहीद के लिए आए हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि शहीद द्वार बनाया हमारे एमएलए साहब ने, चौहान जी ने, मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इनसे यही कहूँगा कि जितने भी मतलब इनकी समाधि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनकी बहुत अच्छी समाधि बना दी जाए वहाँ पे। बाकी आर्मी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चंद बातें बताऊंगा। जो वहाँ पे ये कारगिल के बारे में, जहाँ पे ये शहीद हुए थे, कारगिल एक ऐसी जगह है जहाँ माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। वहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में हमारे जवान जो है देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, दिन रात 24 घंटे, और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दे देते हैं। जैसा कि आपके सामने हमारे ठाकुर सिंह साहब का जो है एग्जाम्पल है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ वक्त ना लेकर यही कहूँगा कि आप गांव वाले भी जब समाधि की तरफ से निकले तो उनको नमन करके निकलें और उनको हमेशा दिल में प्यार से बसाए रखें। जय हिंद। भारत माता की जय। अब मैं तो लोग चंद फौजी से निवेदन करता हूं कि वो भी यहाँ पर दो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राम मुरलीवाला में आज हम एक शहीद के घर से जो पवित्र मिट्टी को कलश में ले जाकर सैनिक धाम देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे, यहाँ से विदा करेंगे। हमें गर्व है इस तरह के बहादुर जवानों पर जो देश के लिए अपने बलिदान दे गए, और हम प्रशासन से और अपने विधायक जी से और जितने बैठे हुए हैं, सैनिकों के प्रति एक सम्मान हमारा सबका। जो सैनिक है वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है 24 घंटे, तभी आप आराम से सो रहे हैं, और जिस दिन सैनिक ने ड्यूटी देनी छोड़ दी उस दिन मुश्किल हो जाएगा सोना। तो इसलिए सम्मान सैनिक को, फौजी कहीं भी हो, फौजी का सम्मान जो है वो बरकरार रहना चाहिए। आप लोग इतना तो अपने मन में रखिए, सम्मान छोटी मोटी बातें भी होती हैं, कोई फौजी की फैमिली है, कोई कहीं है लाइन में है, तो थोड़ी प्राथमिकता और एक मान सम्मान बनाए रखिए। ये मेरी बेनती है सब लोगों से कि मान सम्मान फौजी को जरूर मिलना चाहिए। और आज जितने अतिथिगण आए हुए, हमारे हेमपुर डिपो से मेजर साहब आए हुए हैं, हमारे विधायक आदेश चौहान जी, विनय रोहिला जी, एसडीएम महोदय जी, और हमारे वीर जो शहीद हुए उनकी पत्नी साहिबान, उनकी माता जी साहिबान, और जितने भाई बंधु बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जो हमारे अभी सुबेदार साहब ने बताया कि उनका समाधि स्थल है, हम चाहते हैं कि उसको भी जरा अच्छा सुंदर 3 मील से ढका हुआ हो। हम ये बेनती करते हैं विधायक जी से कि थोड़ा उस पर ध्यान दें, और हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के लिए सभी फौजी और सभी हमारे भाई यहाँ एकत्र जरूर हो करेंगे हम मुरलीवाला में। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने कैप्टन अमरीक साहब से विनती करता हूं कि वो यहाँ पर अपने अनुभव के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सिपाही ठाकुर की फैमिली और एक्स सर्विसमैन और मुरलीवाली ग्राम के सभी जितने भी बैठे हुए पर्सन सबको मेरा नमस्कार। मैं कैप्टन अमरीक सिंह तकरीबन 30 साल आर्मी के अंदर सर्विस करके आया हूं। जिस आर्मी के अंदर ठाकुर सिंह थे वही मेरी मदर थी, आरटी। मैं आरटी के अंदर ही भर्ती हुआ था और ईडी के अंदर 30 साल सर्विस करे वापस आया। आप सभी को
तकरीबन नेट पे पता चल जाता है कि आर्मी के अंदर सर्विस कैसी है, लेकिन जो ग्राउंड में आर्मी की सर्विस देखता है उसको एक्चुअली पता चलता है कि सर्विस आर्मी में करना बहुत ही कठिन है। उससे ज्यादा कठिन है जब ऐसा समय आता है जब एक आदमी जवान घर से जाता है तो उसके पीछे फैमिली को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। वो वही जानता है जिसके साथ भुगता जाता है। तकरीबन आर्मी पर्सन की जिंदगी, जिसने 30 साल सर्विस की है, 34 साल, उसकी आधी जिंदगी विदाउट बच्चों की निकल जाती है। तकरीबन जो आधी जिंदगी बचती है वो सिविल में आता है और 5-10 साल तो आगे उसको यही नहीं पता चलता मैं सिविल में कैसे सेट होना है। अभी जो ठाकुर जी ने काम किया है वह काम हर फौजी नहीं कर सकता, वो बहुत ही बड़ी किस्मत वाले काम होता है, क्योंकि कारगिल के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कारगिल में नौकरी करके 91 में अप्लाई रहे, कारगिल के अंदर जाना ही महाभारत है। सर्विस तो करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर, आप कई महीने तक नहा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, क्योंकि जहां पानी पियोगे बर्फ ही मिलेगी। बर्फ को पिघला के हम नहाए थे, 1 महीने बाद बाल जुड़ जाते हैं। लेकिन सर्विस करनी है, क्योंकि आर्मी एक कच्चे धागे से बनी हुई है, अगर कच्चा धागा थोड़ा सा खिंच गया टूट जाएगा, इसलिए धागे खींच नहीं सकते, तो उसका इसके लिए नाम आर्मी रखा हुआ है। आर्मी में बोला जाता है भर्ती बहुत अच्छी लगती है लेकिन निभानी बहुत मुश्किल है। भर्ती बंदा आराम से होता है, लेकिन पेंशन आते आते उसको नानी याद आती है, इसका नाम आर्मी है। तो अभी मैं यही गुजारिश करूंगा विधायक साहब से, अभी सभी ने बताया कि शहीद ठाकुर सिंह को हमेशा याद करते रहे और बताया कि हम तो 15 अगस्त 26 जनवरी में जरूर आएंगे, लेकिन उनके परिवार को बता देते हैं कभी हमारी जरूरत पड़े किसी भी तरफ से हम मदद करने के लिए तैयार है, जो हमारी क्षमता होगी उससे ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी विधायक जी हमारे साथ है, हम उनको ये बोलेंगे उनका जो स्मारक है वो ऊपर दर्जे होना चाहिए। पता चलना चाहिए उत्तराखंड में कि मुरली वाले का यहाँ एक स्मारक शहीद ठाकुर सिंह भी रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं अपने कैप्टन वितान साहब से विनती करता हूं कि वो भी कार्य के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय मुख्य अतिथि साहब, गांव के सभी मेंबर, माताएं बहनें जितने भी आए हुए हैं, इसमें आप सभी को पता है कि हम आज है किस लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो शहीद ठाकुर जी हैं उनके स्थल से जो है मिट्टी लेके जानी है। बाकी शायद आज से पहले जब से भी ये शहीद हुए हैं शायद कोई ऐसा प्रोग्राम ना हुआ हो, लेकिन आज जो प्रोग्राम हो रहा है आप अगले साल इससे और बहुत बढ़ के देखोगे, क्योंकि जब आदमी का नाम मतलब पता लग जाता है सभी को तो सब कोशिश करते हैं। जैसे कि सभी ने बताया है, मैं भी बताना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे अधिकारी जी बैठे हैं ये सारे, कि इस चीज की तरफ सबने देखा है, ध्यान दें, ताकि एक ऐसा नमूना पेश हो जाए है कि पहले मुरली वाले को कोई नहीं जानता था, आज उस मुरली वाले को पूरा एरिया जानता है। तो वो तभी है जब हम भी सपोर्ट करेंगे, ये भी सपोर्ट करेंगे, और सबकी देख रेख में जो काम हो जाता है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी जहाँ फौज की नौकरी है, फौज की नौकरी तो आपको पता ही है कि जो वर्दी पहन के बैठे, जैसे हमारे जो साथी 2 बैठे हुए वर्दी में, तो ये सभी को अच्छी लगती है, लेकिन इसका फर्ज अदा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कहीं भी, जैसे हमारे साहब ने बताया कि ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, चाहे कारगिल है, चाहे बॉर्डर है, चाहे कहीं भी है। अब 2 रिलीफ में ड्यूटी है तो वो ड्यूटी देना ही पड़ेगा। उसमें सबको ये लगता है कि अगर जो मैं ड्यूटी ठीक नहीं करूंगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ तो दूर से तो अच्छी लगती है ड्यूटी, अब वहाँ खाना टाइम से बनाना है तो खाना है, नहीं तो पोस्ट पे खाना भी नहीं मिलेगा।
राशन की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन वही है कि जितना करोगे उतना ही पाओगे और जितनी अच्छी ड्यूटी करोगे उतना ही पाओगे। तो कहीं पानी मिलता है तो कहीं खाना मिलता है, दूसरे टाइम का कोई पाबंदी नहीं है वहाँ। यानी कि कुछ ऐसा नहीं है जैसे अभी यहाँ घर में सबको ये है कि हमने शाम को 9 बजे खाना खाना है तो खाना है, वहाँ कोई टाइम नहीं है खाने का, ना दिन का है। अच्छा खाना कब मिलेगा वो भी कोई टाइम का पता नहीं होता है। तो नौकरी बहुत हार्ड है, इसलिए जो हमारे शहीद ठाकुर जी ने जो अपने जो प्राणों की आहुति दी है, वो शहीद हुए हैं, अपना नाम रोशन किया है, अपने एरिया का नाम रोशन, उनका सिर्फ एक अपना नाम नहीं पूरी एरिया का नाम रोशन किया उन्होंने। तो ऐसा जो है मौका बहुत ही कम मिलता है, हर आदमी को ये मौका जो है नसीब नहीं होता है। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि जो भी गांव के नुमाइंदे हैं ये जब उधर उस साइड को जाते हैं तो जरूर एक बार नजर मार के जाए कि हमारे शहीद ठाकुर जी की समाधि है, ताकि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को अब आते रहेंगे। मैं पहले ही बता दिया है कि जो आज प्रोग्राम हुआ है, आज के बाद जो है यहाँ लगभग 2-3 प्रोग्राम जो है हो जाया करेंगे। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा प्रोग्राम वैसी वैसी जो है इसमें प्रोग्रेस होती रहेगी। बस ज़्यादा ना कह के अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। अब मैं हेमपुर से आए मेजर अंकुश शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। सर वही वाला माइक चलिए, सर वही वाला हाँ बढ़ते रहो सर, रोड मत छोड़ना। नमस्कार सबको, मेरा नाम मेजर अंकुर है, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ इंडियन आर्मी में। पेट्रोल पंप से थोड़ा 100 मीटर आगे चलो, लेफ्ट हैंड से रोड मुड़ जाएगी, मुरली वाला गांव। इन सब ने बता दिया है कि आर्मी का एक्सपीरियंस कितना डिफिकल्ट होता है। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि जैसे आर्टिलरी की बात कर रहे थे ये लोग, हमारे यहाँ क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स जो होते हैं इंडियन आर्मी में, उनको एक मेडिकल ऑफिसर दिया जाता है, उसको रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। एंड मुरली वाला रोड को मुड़ जाओ, क्योंकि आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह मिलिट्री हॉस्पिटल स्टैब्लिश करना या फिर सिविल हॉस्पिटल या फिर छोटा सा कैसा भी हॉस्पिटल, तो एक सिंगल डॉक्टर को उस यूनिट में भेज दिया जाता है। जैसे कारगिल में अगर इसकी आरटी लोकेशन थी कैप्टन साहब की, तो उनको एक आरएमओ दिया गया होगा वहाँ पर। ऐसे ही मैं असम में था, तो मैं एक आर्टिलरी यूनिट के साथ था 5-6 किलोमीटर 74 फील्ड रेजिमेंट करके। सो हम आर्टिलरी तोप वाली जो रेजिमेंट होती है वो होती है, तोप चलाते हैं बेसिकली लोग। तो प्रैक्टिस के लिए हम तोप सारी अपनी एक बैटरी में 6 गन होती हैं, 18 तोप लेकर जाते थे। 60-70 गाड़ियों का काफिला होता था और हम निकलते थे तो हमें 7 दिन लगते थे पहुंचने में। हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत त्रिलोचन साहब के टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले का। हम निकलते थे, हम सुबह चलते थे शाम के 3 से 4। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, 3:30 बजे वहां पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 3:30 से 4 बजे के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में। तो हम सुबह 5:30 बजे निकल पड़ते थे 6 बजे के आसपास और दोपहर 3 बजे तक पहुंचते थे। फिर वहां पर फॉलिंग वॉलिंग करते करते 5:30 बज जाते थे। ड्राइवर पार्टी को फॉलिंग करते करते फिर वो अपना पेट्रोल भराते थे अपने ट्रक्स में, गाड़ियों में। ऐसा करते करते उनको हो जाता था रात की 8 बजे। फिर खाना वाना खाते थे, सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे। तो 7वें दिन हम वहां पहुंचे जहां हमें फायरिंग की प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि तोप की एक रेंज होती है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक अलग अलग तोप होते हैं। आप उसको ऐसे नहीं चला सकते कि इस खेत में चला लिया उस खेत में चला लिया। वो एक ऐसी जगह किया जाता है जहां पर इंसान दूर दूर तक नहीं होते और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस लिया जाता है उस रेस्पेक्टिव राज्य से। तो वो सब था, हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा था। तो वहां पर पहुंचने के बाद एक तो आप मान लो कि वो खाली जंगल है, जैसे खेत है, दूर दूर तक खेती है, जैसे समुद्र दिखता है वहां खेत के अलावा कुछ और नहीं दिखता, थोड़े भूटान के पहाड़ वगैरह दिखते हैं। तो अब जो ये बात कर रहे थे कि कितना डिफिकल्ट है आर्मी का लाइफ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा मेन प्रोफेशन तो चलो हॉस्पिटल में रहने का है, लेकिन मैं उस यूनिट का आरएमओ था, उनका मेडिकल अफसर था। तो हमें भी ऐसे ही रहना होता है जैसे मेरी यूनिट के जैसे बाकी अफसर बाकी जगह रह रहे हैं। तो
वहां पर कोई अंतर नहीं है। वहां पर जैसे कहते हैं ना अफसर की लाइफस्टाइल एक जवान से या जेसीओ से अच्छी है, वहां पर जाके आप एक प्योर सैनिक बन जाते हो। सैनिक मतलब सैनिक, कोई ये मतलब नहीं बनता कि आपका अशोक स्तंभ है या 3 स्टार है या आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो या जनरल साहब हो। तो वहां जाके हम टेंट हमने लगाए, अपना टेंट मैंने खुद लगाया, सीईओ और 2IC के अलावा सब ऑफिसर्स ने अपना अपना टेंट खुद लगाया था, ऐसा नहीं कि कोई और आके लगाएगा। तो हमने अपना टेंट लगाया और वो उसी टेंट में हम अगले 28 दिन तक रहे थे। वहीं हमारा खाना बनता था चूल्हे पे, वहीं हम टेंट में रहते थे। कोई लग्जरी नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं, बिल्कुल एक सामान्य फौजी की तरह। तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, मैं बस उसका ये छोटा सा एग्जांपल है कि वहां पर उस रीजन में, मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वहां पर ऐसा है कि वहां बहुत खुली हवा चलती है बहुत जोर से, और जब हवा चलनी शुरू होती है तो बारिश आती, तूफान आता है। और 28 दिन में ऐसा हुआ 11 बार कि तूफान आया और हमारा टेंट, मेरा लैपटॉप, मेरा आईफोन, सारी दुनिया भर की चीजें हवा में उड़ जाती थी। तो फिर मैं और मेरे साथ एक लेफ्टिनेंट साहब था मेरा जूनियर, वो आरटीआई था, हम दोनों, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों ने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। पूरे टेंट में पानी भर जाता था और उस 11 बार, जब 11 बार मेरा टेंट उड़ के जा रहा था, तो हम दोनों ऐसे लटक के उस पोल को खड़े हो जाते थे कि टेंट ना उड़ जाए, क्योंकि मेरे साइड वाले अफसर का टेंट उड़ चुका था 300-400 मीटर जाके, फिर वो खींच के लाए से। तो हम, मतलब आप ये मान लो कि रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हम उठ के ये देख रहे हैं कि मेरा टेंट ना उड़ जाए। पानी वानी तो बहुत छोटी चीज है, ठंड बहुत पड़ती थी। सो ये एक ऐसी स्टोरीज है। आप, मैं भी एक फौजी हूँ, ये मेरे 2 भाई यहाँ बैठे हैं, ये रिटायर्ड सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कि आप किससे भी पूछोगे वो आपको इस तरह की 1000 कहानियां सुनाएंगे। तो हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बाहर से कि वही वाली बात है कि कितना गोल्डन है, कितना लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, बट हम जानते हैं कि मुझे और मेरे सैनिक भाइयों को, हम कितना कष्ट में रहते हैं। और अगर पीस में तो चलो ठीक है, जब हम फील्ड लोकेशन में होते हैं तो हम ही जानते हैं कि कितना मुश्किल से और कितना कष्ट से हम उन दिनों को काटते हैं, ताकि हमारे फेलो सिटीजन्स को कोई कष्ट ना हो, मेरे देश के लोग आराम से रह पाएं, आज़ादी की सांस ले पाएं। और हमें इसके रिटर्न में कोई कुछ है भी नहीं हमारा डिमांड। तो डिमांड वही है कि मुझे, जैसे अमेरिका में मैंने देखा, अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन होता है या फिर सर्विंग फौजी होता है, तो वहां पर उसको इतना रिगार्ड दिया जाता है, इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर आप इकोनॉमी में फ्लाइट बुक कराएंगे तो वहां पर वो प्रोफेशन पूछते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो आप उसमें लिख दोगे कि मैं सर्विंग मरीन हूँ या फिर सर्विंग सोल्जर हूँ या ऑफिसर हूँ या फिर मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, अमेरिका नेवी, एयरफोर्स या अमेरिका की आर्मी का। तो वो आपको तुरंत अपग्रेड कर देते हैं बिजनेस क्लास में, बिना पूछे आपसे। आप, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, मतलब वहां पर इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल थिंग, ये रिगार्ड देने वाली बात है। वहां पर आपको, आप सड़क पे जा रहे होंगे और किसी को पता चल जाएगा आप फौजी हो ना, रैंडम स्ट्रेंजर बंदा आपको आके बोलेगा थैंक यू फॉर योर सर्विस। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे देश में फौजियों के लिए वो रिगार्ड नहीं है। अब वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कैसे होता है वो तो धीरे धीरे हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट वी नीड, इस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी तो बस मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, फौजी जब बोलते तो बोलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो अभी मेजर अंकुश शर्मा साहब ने जो बात कही है ना, वो सही है। अभी मुझे साहब की बात से याद आया, मैं दिल्ली में पोस्टिंग था, 2018 की बात है, अभी डिस्चार्ज ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वहाँ पे जो है इसके लंदन से जो है एक अंग्रेज आते हैं और उनका व्यापार है यहाँ। तो मेरा जो ऑफिस के सामने जो है कीर्ति नगर में 6 दिल्ली बटालियन में था, उसके ऑफिस के सामने मैंने फ्लैट ले रखा था, क्योंकि वहाँ पे सीओ साहब भी नहीं थे मेरे पास, सब होते तो सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा था वहाँ। तो वहाँ पे वो अंग्रेज जो था, वहाँ पे मेरे से ऊपर वाले फ्लैट में उसने वो किराए पे लिया। मेरी बेटी जो डॉक्टरी कर रही है वो वहाँ पे मेरे साथ में थी। तो मैं दिन में लंच के लिए जब आया तो सामने तो नीचे सोता था, आमने सामने हुए, मैं यूनिफॉर्म में था। उसे देखते सावधान होकर मुझे सलूट किया और बोला इंडियन आर्मी हम तुम्हें सलूट करता है। ये हकीकत बात। अभी मैं बीएस के इंटर कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर स्वतंत्र कुमार जी से विनती करता हूं कि वो 2 शब्द कहें।
अभी हमारी जिले की टीम भी आ गई है। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पे विराजमान शहीद ठाकुर सिंह परिवार से मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, उनकी माताजी, उनके चरणों में नमन है। शहीद की संगिनी, जिन्होंने पता नहीं कितना समय उनके साथ गुजारा होगा, ऐसे शहीद को बार बार नमन किया जाए तो भी कम है। मंच में विराजमान सभी महानुभाव, हमारे सभी फौजी साथी, मुरलीवाला के सभी सम्मानित समूह, हमारे एनसीसी के छात्र, साथ में हमारे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, पत्रकार महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, शहीदों को जितना याद किया जाए कम है। मैं छात्र सेना दल से जुड़ा हूं, एक्स मेजर एनसीसी हूं और एनसीसी के माध्यम से हमारा जो बीएसपी इंटर कॉलेज जसपुर है, उत्तराखंड का ऐसा पहला विद्यालय है जहां सबसे ज्यादा सेना में सभी एनसीसी कैडेट कोशिशों के द्वारा जाते हैं और बहुत सारी जो और फोर्स हैं उसमें गए हैं। मेरा सिर्फ यह कहना है कि सेना में जाने के बाद सम्मान क्यों बढ़ जाता है। देश की सेवा सभी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर देश के लिए अपने परिवार का भी मोह छोड़ देता है, अपने गांव का मोह छोड़ देता है और अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, ऐसे शहीदों का हर जगह नमन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और हमारे भारत में इसके प्रतीक मिल भी जाते हैं। रुपए पैसे से इनका सम्मान, कठिनाइयों में उन्होंने कठिन जीवन में अपना जीवन जिया, उनसे ऊपर कितना भी सम्मान करें हम, लेकिन उस सम्मान को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं तो ऊपर शहीद जो देखते होंगे, उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि मेरे देश जिस लिए मैंने बलिदान दिया है, मैंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है और मेरा जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं किया है। भारत के प्रत्येक जन जन में मेरी जो यादें हैं वो बसी हुई है, तो ये औरों के लिए भी प्रेरणा देते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और इस नवीन हमारे शहीद को सदैव ईश्वर अपने श्री चरणों में रखे, सदगति दे और ऐसे शहीदों का सदैव नाम होता रहे। हमारे द्वारा जो भी सहयोग होगा इस कार्यक्रम में, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। उस शहीद के लिए मेरा बार बार नमन। अब मैं विधायक आदेश जी से विनती करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। आज ठाकुर सिंह शहीद की मिट्टी लेने जो सैनिक परिवार आए, सबको बधाई और धन्यवाद। उन्होंने हमारे जसपुर के एक सैनिक को सम्मान देने का प्रयास किया और हमारे मेजर साहब और उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी और विनय रोयला जी, एचएम साहब और सभी जितने भी आगंतुक आए सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी सैनिकों ने हम सबको अपनी कठिनाई बताई कि कितनी इनकी सर्विस कितनी कठिन है। ये सब जानते हैं, लेकिन जनता जो है महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि टीवी पे समाचार पत्रों से पता चलता रहता है कि आज सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। और सैनिक कभी उफ भी नहीं करते, हमारे सैनिक कभी हड़ताल भी नहीं कर सकते। उनको राशन मिला या नहीं मिला, उनको कोई सुविधा मिली या नहीं मिली, लेकिन उनके खून में केवल एक ही चीज बसी है, भारत माता, भारत की मिट्टी।
परिवार भी उनके पास सेकेंडरी है, उनके पहला जो ध्येय केवल भारत है और उसी के लिए जिसमें ठाकुर हमारे शहीद हुए। और मैं मेजर साहब आपको बताना चाहता हूं कि 2009 में ठाकुर सिंह शहीद हुए, लेकिन जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने उनके सम्मान के लिए सोचा और मैं इस गांव में आया और मैंने उनके सम्मान में यहाँ द्वार बनवाया और जिसकी वजह से आज मुरली वाले का नाम, क्योंकि ठाकुर शहीद के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता होगा तो इस द्वार को जरूर देखता हूँ। इसी तरह एक शहीद हमारे काशीपुर के हैं प्रजापति, वो 2005 में शहीद हुए, लेकिन जब मैंने यहाँ द्वार बनवाया तो वहां के अखबार वालों ने छापा कि जसपुर में तो द्वार बना है शहीद का, लेकिन 2005 में शहीद हुए थे। वहां के जो भी नेता उस टाइम थे उन्होंने घोषणाएं की थी। मैंने अखबार पढ़ा और उस अखबार के पत्रकार को फोन करा कि भाई इसका घर मुझे बताओ। वो उनकी पत्नी आवास विकास में रहती थी, मैं उनके घर पे गया, मैंने उनको कहा कि मैं आपका द्वार जसपुर विधानसभा में बनवा सकता हूँ, काशीपुर में क्योंकि मैं विधायक निधि नहीं लगा सकता। तो सरवर खेड़ा की जहां तक मेरी विधानसभा शुरू होती है काशीपुर से, उनकी सहमति से वहां द्वार बनवाया गया। वो 2005 में शहीद हुए थे, लेकिन 2005 से किसी नेता किसी धार्मिक आदमी ने उनके बारे में नहीं सोचा। उनकी बच्ची 2 हैं और वो बच्ची 2 साल या 3 साल की उस टाइम थी, और जब द्वार बना तो वो बच्ची दोनों बड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं उन परिवारों में क्या बीतती होगी। जो परिवार कल्पना करता है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको लिखाएंगे, लेकिन वो जब शहीद हो जाते हैं तो उनके बच्चे पर क्या बीतती होगी कि हमारे भी पापा होते तो हमारे लिए कुछ सम्मान करते। लेकिन ये समाज नहीं सोचता, ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास से कोई नहीं करता। जब तक हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, जैसे मेजर साहब ने कहा कि अमेरिका में या कनाडा कहीं पे भी सम्मान है सैनिक का, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ अगर रिटायर होकर फौजी आ गया तो बस फौजी है, एक आम नागरिक है। हमारे जसपुर में एक एसओ थे नागेंद्र सिंह, वो भी जसपुर में शहीद हुए, उनका भी जसपुर थाने में स्मारक बना हुआ है। मेरे द्वारा 4 द्वार बनवाए गए शहीदों के सम्मान में, 5वां एक निर्माणाधीन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान वास्तव में इनका होना चाहिए, सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि हर पत्नी हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा या उनका पति सर्विस करने के बाद मेरे घर आए और मेरे साथ जीवन व्यतीत करे, लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं है। मैं नमन करता हूं इन दोनों को, जो ठाकुर सिंह के शहीद होने का इनको गर्व है, लेकिन वो सम्मान हम इनको दें जो ठाकुर सिंह को इनको देना था, वो सम्मान हमें देना चाहिए। अभी मुझसे कहा गया कि उनका स्मारक भव्य बनना चाहिए, लेकिन मैं फौजी साहब ही कह दूं कि विधायक के हाथ में कुछ नहीं है, चुनाव की तरफ जा रहे हैं। अगर अगली बार भगवान ने मौका दिया तो वास्तव में भव्य स्मारक बना के दिखाऊंगा जो दुनिया याद रखे, क्योंकि ये खून में बसा होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी अगर सैनिक है तो सैनिक का सम्मान करे। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सैनिक के साथ जसपुर में, काशीपुर में एक मोहल्ले वाले ने रिपोर्ट करा दी झूठी अपनी बेटी से। वो नेवी एयरफोर्स का रिटायर, उसकी पत्नी मेरे पास है, पुलिस उसे उठा के ले गई। उसने कहा जी झगड़ा हुआ था मतलब उसके बाप से, और बेटी के नाम से रिपोर्ट कराई। मुझे 6 घंटे लगे फैसला कराने में। कभी नगर में रहता है वो सैनिक, लेकिन मैंने उसको जेल नहीं जाने दी, क्योंकि कोतवाल कह रहा था लड़की नहीं मानेगी तो हम मान नहीं सकते, हमें मेडिकल करा के जेल भेजना पड़ेगा। मैंने कहा जो झूठ है तो झूठ है। प्रयास किया गया और वो बिजली विभाग के जेई थे जिन्होंने रिपोर्ट कराई, लेकिन हमने उनको बचाने का प्रयास किया। वो आज भी हैं, मिलते हैं। तो सम्मान किसी भी रूप में किया जा सकता है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो बस में सफर कर रहे हैं, अगर हम उनको बैठने को कह देंगे तो ये भी एक सैनिक का सम्मान है। ऐसा नहीं कि सैनिक या परिवार तुमसे कुछ मांग रहे हैं, केवल एक सम्मान देना है। और ये हमारे भारत की परंपरा है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, ये तो हमारी संस्कृति में बसा। तो सबका मकसद एक ही है कि सैनिकों का सम्मान करिए, या जो भी देश के लिए सेवा कर रहा है, हमारे वो पुलिस भाई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी सम्मान के लायक नहीं। अगर वो व्यवस्था हमारी सही ना हो तो मैं समझता हूँ आपस में मरकट जाएंगे। ये तो हमारी बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, वो हमारे अंदर रक्षा करते हैं। तो सबका सम्मान, जो जिस लायक उसका सम्मान उसको मिलना चाहिए, वो उसका हकदार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। अब मैं पूर्व मंत्री रोहला जी से विनती करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। हेलो मित्रों, वो एक
सब वो 2 पंक्ति है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों को लोग हमेशा याद रखें। हाँ, बाकी निशान मैं उसी चिंतन मंथन में बैठा था कि मुझे अपना भाषण भी याद नहीं रहा कि मुझे क्या बोलना है। आदमी के अंदर भी मन होता है और वो उस मन को चेतन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब भाव से ऊर्जा निकल जाती है तो चेतनता लुप्त हो जाती है। लेकिन मैं अपने शब्दों को संजोकर आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा। मित्रों, ऐसा सम्मानित मंच जिस पर आज हम अपने शहीद ठाकुर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निमित्त उनके परिवार को, उनकी पत्नी अंजू देवी, बेटे कनक, बेटी शोजा, माता श्रीमती सावित्री देवी, भाई भूपेंद्र सिंह जी, बहन किरण, जो पूरा परिवार है उसके साथ कदम से कदम मिलाने के आज संकल्प और प्रतिज्ञा के साथ आज यहाँ बैठे। मित्रों, इसी मंच पर इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री आदेश चौहान जी, हमारे इस क्षेत्र की एसडीएम और सेना के सभी वरिष्ठतम अधिकारी और इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरा गांव, पूरा जसपुर का व्यक्ति अपनी भावनाओं से आज यहाँ बैठा है। सबका मैं वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। देखिए, घटनाक्रम को याद कीजिए। कारगिल के ऊपर तोपें खड़ी हैं और सामने भी तोप खड़ी है। पाकिस्तान ने जो किराए के आतंकवादी सामने बैठा रखे हैं, उन आतंकवादियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनके खिलाफ विदेशी एक्ट, आतंकवादी निरोधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती। दुश्मन चुपचाप सामने बैठा हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि मेरी सेना वहां नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को बचाना है। आर्मी इंतजार में खड़ी है, ऑर्डर जाता है, तोपें सीधी होनी शुरू होती है। एक टाइम के अंदर मुझे ऐसा लगता है 25 आदमियों का स्टाफ होता है। सैनिक जो होते हैं, एक गोले से दूसरे गोले को फड़ने के 6-7 मिनट का समय लगता है, ऐसे है ना। जब फायरिंग होती है और उसको जब दोबारा फायर के लिए लोड किया जाता है तो उसके अंदर, उस शहीद के अंदर, या यूं कहूं कि ठाकुर शहीद सिंह के अंदर, अपने शहीद ठाकुर सिंह जी के अंदर अपनी मुरली वाला का पिया हुआ पानी, माता का दूध, जसपुर की प्रतिज्ञा, आज स्कूलों में खेलता हुआ बचपन, वीरों का जोश और मित्रों जसपुर का नाम लेकर छगोले मार रहा होगा और गोले को इतनी तेजी से दागा होगा कि 6 मिनट के बजाय 5 मिनट में गोला निकला दुश्मन का टैंक साफ। ऐसा हुआ होगा ना। आपका तल ध्वनि से अपने शहीद के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को नमस्ते हुए जोरदार करता ध्वनि बनाइए, जोरदार करते ध्वनि से नमन कीजिए, उनको बजाइए ध्वनि। मित्रों, गोलों की रफ्तार बढ़ती जाती है, लेकिन जब ध्वनि गोले की होती है तो सामने से निकलने वाले गोले भी आते हैं। ये नहीं पता कि जो हमने ध्वनि की है इधर से आने वाली प्रतिध्वनि हमारे ऊपर ना जाए, सामने का गोला हमारे ऊपर न गिर जाए। न जाने किस मोमेंट हमें उस भगवान के आंचल में पहुंचना जा सकता है। इसलिए मित्रों, कहना सरल है, बोलना उससे भी ज्यादा सरल है। जब करना होता है तो बिजली के तार पर मौत का वारंट लिखा होता है, सामने जो है उस वारंट से अपने बीच में दूरी कम होती है। और ये समझ लीजिए कि आदमी प्रतिज्ञा करता है कि एक माँ ने जन्म दिया, पत्नी ने सेवा की, बच्चों ने सम्मान दिया, बाप ने प्रतिज्ञा कराई, गांव ने यहाँ तक पहुंचाया, स्कूलों ने संस्कार दिए, जसपुर ने आगे बढ़ाया और आज सबका प्रति अपने कर्तव्य को निछावर करते हुए आज अपने दुश्मन को खत्म कर जसपुर का प्रण प्रतिज्ञा भारत माता की जय बोलकर ईश्वर को नमन कर अर्पित अर्पण करूंगा। मित्रों, ऐसा कार्य करते हुए हमारे
शहीद ने अपने जसपुर क्षेत्र का, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया। और आज हम इस स्थिति में है कि हम अपने शहीद को नमन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, मैं उसी प्रेरणा से यहाँ पर जसपुर क्षेत्र में हमारे बहुत शहीद परिवार है, सैनिक है, सबके पता सूचना आती थी, फोन आती थी, तो हमने टैंक से वितरित कराया। जसपुर नगर के अंदर 1.25 लाख की संख्या है, महानगरों में टैंक स्वीकृत होता है। किसी तरह से भाग दौड़ करके टैंक आया है, हम सब मिलकर उचित स्थान पर उसे सम्मानजनक रखेंगे और शहीदों के प्रति वो भी एक प्रतिसूचक बनकर हमेशा याद रहेगा कि एक शहीद की वो लेखनी है जिसने ये टैंक चलाया होगा, जिसने दुश्मन को उड़ाया होगा। और नित प्रतिवर्ष हम अपनी शहीद की स्मारक स्थल पर आएंगे, कार्यक्रम करेंगे। मैं पूरा आश्वासन देता हूँ अपने मुरली वाला को, अपने शहीद परिवार को, कि रात के 1 बजे भी हो, चाहे 2 बजे भी हो, हम सब एक साथ खड़े होकर अपने शहीद परिवार के साथ उनके नित प्रतित कार्यों में सहयोग करें, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो। सहयोग रचनात्मक हो, व्यवहारिक हो, आकलन करने वाला हो और उचित दृष्टि में हो, ऐसा हम अपना व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा सुमन होगी। धन्यवाद। हम सैनिकों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारी कोई जाति नहीं होती। हम सब सैनिक चाहे किसी भी धर्म के हो, एक ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हमारा सब एक ही होता है। अभी देखिए आज इस सम्मान समारोह में आदेश जी भी हैं, रोहिला जी भी हैं और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी जिनका आज बर्थडे है, वो यहाँ को भी बहुत उठाना चाहते थे और उन्होंने सारे उनके लिए मुझे जो है 3000 रुपये भेजे हैं कि साहब अच्छा कराओ उसको, और मैं आपको मदद कर रहा हूँ। क्योंकि हम तो जो है ऐसे इसको काम को थोड़ा सा चला नहीं सकते हैं। अभी क्या है, एक चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ।